प्लस न्यूज़ चैनल की एंकर तथा ब्यूरो चीफ कमल ललवानी व पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कानून की विस्तृत जानकारी उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट श्री गजेंद्र सिंह राजपुरोहित एडवोकेट देंगे। सर जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। जी, आप सभी का सर्वप्रथम आज इस कानूनी बिंदु की संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत। सीनियर अधिवक्ता मिस्टर गोविंद सिंह जी राजपुरोहित, मिस्टर दिनेश जी एडवोकेट तथा अपना अंदाज चैनल के ब्यूरो चीफ मिस्टर कमल जी ललवानी, एंकर सिमरन जी तथा पूरी वीडियो ऑडियो टीम का हार्दिक आभार। जी, प्रश्न आपने पैदा किया, उपभोक्ता कानून की खास विशेषताएं क्या है। बहुत ही रोचक और उम्दा विषय है। इस कानून को धरती पर अवतरित किया था अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी ने। उसके बाद में ये कानून 1986 में भारत में माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी के समय में लागू हुआ। तब से लेकर आज तक अनवरत चलता रहा और रिसेंट 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के रूप में नया कानून बना और 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून रिफिल हुआ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई। साथियों, उपभोक्ता कानून एक ऐसा कानून, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्लेटफॉर्म एक जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय, नेचुरल जस्टिस, साम्य और न्याय हित में व्यवहारिक न्याय नीति के आधार पर किसी जनता के विवादित बिंदु पर न्याय मिल सके और कम खर्चीला हो, इसलिए ये मैकेनिज्म 1986 में भारत में लागू हुआ था। लेकिन वो समय की मांग थी, उसमें काफ़ी लकुना थे। उन लकुना को रिफिल कर दिया गया, उन लकुना को हटा दिया गया, नया कानून 2019 बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की खास बातें 5 है जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम, उपभोक्ता कानून के तहत आर्थिक क्षेत्राधिकार, महंगाई का ज़माना है, पहले इसका क्षेत्राधिकार 20 लाख का था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक का आर्थिक क्षेत्राधिकार किया गया। सेकंड, इस उपभोक्ता कानून में परिवाद दर्ज करने से पूर्व मध्यस्थता सेल की स्थापना की गई। परिवादी और अपराधी चाहें तो मध्यस्थता सेल के अंतर दोनों पक्षकार अपनी सहमति से उस परिवाद पर, उस एग्रीमेंट पर सहमत होते हैं तो दोनों पक्षकारों को हस्ताक्षर करवा दिए जाते हैं। उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता जिला आयोग उसमें अपना अंतिम निर्णय भी दे सकता है। यदि किसी कारण से मध्यस्थता सेल के तहत वो मामला सेटलमेंट एविकेबली नहीं होता है, आपसी समझौते से नहीं होता है या सुलह से नहीं होता है या कोई विवादित बिंदु रह जाता है, वैसी परिस्थिति में उसको मेरिट के आधार पर पुनः जिला आयोग में ट्रांसफ़र भेज दिया जाता है और जिला आयोग उस परिवाद में अप्रार्थी से अपना जवाब रिटर्न स्टेटमेंट लेगा, चाहे तो उसकी लिखित में एविडेंस एफिडेविट ले सकता है, संबंधित सपोर्टेड दस्तावेज लेगा तथा जिला आयोग अपना निर्णय दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय देगा। उस निर्णय की पालना सिविल न्यायालय को करनी पड़ेगी, जैसे सिविल न्यायालय की डिग्री हो वैसे ही करनी पड़ेगी। तीसरी बात, इस कानून में न्यायालय शुल्क की जहाँ तक बात है, न्यायालय शुल्क बहुत ही नगण्य है, नहीं के बराबर है। चौथी बात, इस कानून में अपील के मामलों में यदि किसी बिंदु पर प्रतिवादी या अपराधी सहमत नहीं होता है, उसमें जिला आयोग की अपील राज्य आयोग में होगी जो 45 दिवस के भीतर भीतर करनी होती है। लेकिन अपील तब ही दर्ज की जाएगी जब उस अवार्ड का 50% पैसा जमा करा दिया जाएगा। यह मैं बताना चाहूँगा कि 50% पैसा जमा कराते ही अप्रार्थी की हिम्मत टूट जाती है और यदि बहुत ही आवश्यक होता तो ही अपील करता, वरना अपील वो इस कानून के आने के बाद वो अपील करता नहीं।
अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता आयोग में, जिला आयोग में प्रत्येक पेशी की सुनवाई पर पक्षकारों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, और यहाँ तक कि परिवाद जब पेश किया जाता है तब भी उसका आवश्यक उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। इस जिला आयोग में प्रत्येक व्यक्ति का इन द सेंस समूह, संस्था, पंजीकृत संस्था, अपंजीकृत संस्था या व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों की तरफ से उनका प्रतिनिधि या उनकी तरफ से एडवोकेट परिवाद दायर कर सकता है, जो कम खर्चीला, सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय देने वाला, इवन कि इस कानून में लिखा हुआ 6 माह के तहत इसका निस्तारण करना भी आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता कानून में ये 5 बातें बताई। इसके अलावा भी इस उपभोक्ता कानून में सबसे बड़ी बात जो जोड़ी गई है 2019 में, वो ये है कि क्षेत्राधिकार के बारे में बताना चाहूँगा कि परिवादी जहाँ रहता है वहाँ भी परिवाद पेश कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि परिवादी के लिए विशाल क्षेत्राधिकार हो गया। वो भारत के किसी कोने में अपने आप को रहना बताता है या व्यवसाय करना बताता है तो वो वहाँ भी परिवाद कर सकता है। ई कॉमर्स कोरियर को इसमें जोड़ा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई को इसमें अलाउ किया गया है। इवन कि इस उपभोक्ता कानून के नए बनने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इतने सरलतम ढंग से, और जहाँ तक तामील की बात है, प्रतिवादी को या अपराधी को नोटिस तामील की बात है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए भी तामील करवाई जा सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि अब वो दिन चले गए कि जहाँ परिवाद दर्ज करने के बाद भी 2 साल 3 साल भी लगते थे। ये विथिन द 6 मंथ, 6 माह के अंदर इस एक्ट की मंशा है कि परिवाद दर्ज होने के बाद इसका निस्तारण करना आवश्यक है, तथा इसकी पालना सिविल न्यायालय को दी गई है, तथा साथ ही इसको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पावर भी पदाधिकारी को दिए गए, जो अध्यक्ष की हैसियत से इस जिला उपभोक्ता आयोग में कार्य करता है, जो सिटिंग जज भी हो सकता है, कहीं भी रिटायर्ड जज या एडीजे कैडर के व्यक्ति भी हो सकता है। इवन कि अभी वर्तमान में अधिवक्ताओं को भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि होते हैं जो कानून के जानकार होते हैं, जो सामाजिक सरोकार रखने वाले होते हैं, सामाजिक व आर्थिक बातों के जानकार होते हैं। उन व्यक्तियों को तत्कालीन जो राजनीतिक जो पार्टी होती है वो नॉमिनेटेड करती है। जी सर जी, एक सवाल और है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता किसे माना गया है? उपभोक्ता अधिनियम 2019 के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्मा या अजन्मा है वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति, सरलतम भाषा में बताना चाहूँगा मैं आपको, कोई भी व्यक्ति अपने निजी उपयोग या उपभोग के लिए प्रतिफल के बदले कोई वस्तु या सेवा क्रय करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता है। चाहे उस व्यक्ति ने उस वस्तु या सेवा का आंशिक या पूर्ण प्रतिफल अदा किया हो, या उस सेवा का आंशिक या पूर्ण प्रतिफल अदा किया हो, या उसका आंशिक या पूर्ण नहीं करके उसका पार्ट पेमेंट या पूरा पेमेंट भुगतान करने का वादा किया हो, तो भी वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। लेकिन जहाँ तक उपभोक्ता का सीधा सा अर्थ ये मान लें कि दुनिया का तमाम व्यक्ति, जहाँ मैंने बता दिया जन्मा या अजन्मा व्यक्ति जो माँ के पेट में है वो पल रहा है, वो भी उपभोक्ता है। जी, उपभोक्ता कानून में वस्तु एवं सेवा किसे माना गया है? दिनेश जी वकील साहब, बहुत उम्दा सवाल किया, अच्छा सवाल किया आपने। कि सबसे पहले इस कानून की मंशा समझने से पहले मैं अपना अंदाज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा श्रोतागणों को कि वस्तु किसे कहते हैं, सेवा किसको कहते हैं। वस्तु का तात्पर्य ये कि जिसको अपन भौतिक रूप से टच कर सकते हैं वो वस्तु है साथियों, और जिसको प्रतिफल के बदले जिसका आनंद लिया जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, वो सेवा है। जैसे कि लाइट, पानी, बिजली,
नेट, इंटरनेट, रेलवे, रोडवेज जिसमें पैसा दे के आप उसका कंजम्पशन करते हैं, वो सेवाएं हैं। और वस्तु का मतलब जिसको भौतिक रूप से टच करते हैं, किताब है, पेंसिल है, मोबाइल है, सेल फोन है, एसी है, टेबल है, कुर्सी है, वो सारी सेवाएं हैं, सारी वस्तुएं हैं। सेवाओं के तहत नए कानून में ये बताया गया है कि सेवाएं जो डिफाइन की गई है, जिसमें सब तरह की सेवाएं हैं, जिसमें लाइट, पानी, नेट, इंटरनेट, बैंक वगैरह, इंश्योरेंस, जलयान, रोडवेज, सारी सेवाएं कवर है। जहाँ जहाँ भी अपन देख रहे हैं सारी सेवा कवर है। लेकिन इसमें एक क्लॉज और लिखा गया कि इसके अलावा भी जितनी भी सेवाएं हैं वो सब के सब कवर है, इवन कि मेडिकल सर्विसेज भी कवर है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मेडिकल सेवा के बारे में स्पेसिफाई के लिखा हुआ नहीं है कानून में। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेडिकल सेवा को डिबार किया गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की भारी भरकम टीम ने नेशनल कमीशन, इवन कि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात का विरोध किया था कि मेडिकल सेवाओं को इस कानून से डिबार किया जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मेडिकल सेवाएं भी सेवाओं के तहत कवर है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि इनको डिबार किया गया है। और इस सेवा के क्लॉज में लिखा गया है कि ये सारी सेवाएं जो लिखी गई है, इसके अलावा जितनी भी सेवाएं होती है वो सारी कवर है। जी हाँ सर जी, आपने भी कहा कि प्रतिफल, तो प्रतिफल का इस कानून में क्या तात्पर्य है? प्रतिफल का मतलब राशि चुकाना है। प्रतिफल का मतलब पैसा चुकाना है। जिस वस्तु या सेवा को खरीदने पर आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होता है, वो वस्तु या सेवा निःशुल्क प्राप्त होती है आपको, या गिफ्ट होती है, तो वो इसके तहत कवर नहीं है। अनुचित व्यापार व्यवहार कब माना जाएगा? अनुचित व्यापार व्यवहार का तात्पर्य ये सर कि जो टर्म्स एंड कंडीशन एक एग्रीमेंट के तहत लिखा जाता है, उसके बाद दूसरे पक्षकार द्वारा अपने तरफ से जो अनुचित टर्म्स होती है वो थोपी जाती है या उसको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए लिखी जाती है, उसके विरुद्ध में वह पीड़ित पक्षकार राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। जी सर, उपभोक्ता कानून के तहत कौन कौन सी सेवाएं शामिल है? उपभोक्ता कानून के तहत तमाम तरह की सेवाएं शामिल है, जिसमें नेट, इंटरनेट, बैंक, शिक्षा, रोडवेज, रेलवे, एयरलाइंस, कुरियर, जितने तरह की सेवाएं उपभोग के लिए अपन पैसा देके, प्रतिफल देके हायर करते हैं, वो सारी सेवाएं इस कानून के तहत कवर है। इवन की मेडिकल सेवाएं भी कवर है। जी सर जी, उपभोक्ता कानून के तहत कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं? तमाम तरह की वस्तुएं जो भौतिक रूप से जिसको टच किया जा सकता है, जो निजी उपयोग या उपभोग के लिए खरीदी गई हो, जिसके बदले प्रतिफल चुकाया गया हो, इस कानून के तहत निःशुल्क प्राप्त वस्तुएं कवर नहीं है, तथा ऐसी वस्तुएं जिसका वाणिज्य उपयोगार्थ खरीदी जाती है, कॉमर्शियलाइजेशन होता है, जो अंतिम रूप से वो उपभोक्ता नहीं है, एंड टू सेल नहीं है, वो उस वस्तु को खरीदकर आगे व्यावसायिक उपयोग के लिए, लाभ उपयोग के लिए यदि वापस बेचता है, तो वो वस्तुएं खराब होने पर इस कानून के तहत वो परिवाद दर्ज नहीं करा सकेगा। लेकिन वो वस्तुएं भले ही वो व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी गई हो, लेकिन वो लघु स्तर पर यदि खरीदी गई है, जो उसके जीविकोपार्जन के लिए खरीदी गई है, तो उसमें अपवाद के तहत छूट दी गई है। जी उपभोक्ता कानून में आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है? उपभोक्ता कानून 2019 के तहत आर्थिक क्षेत्राधिकार को बहुत विशाल बड़ा किया गया है। 1 करोड़ तक का मुआवजा या क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अपना परिवाद दर्ज करा सकता है। जी जिला आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने का भौगोलिक क्षेत्राधिकार क्या है? जिला आयोग के तहत परिवाद प्रस्तुत करने का 2019 के इस नए कानून में
परिवादी जहाँ रहता है, जहाँ व्यवसाय करता है, वहाँ कहीं भी कर सकता है। जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। आज कानूनी की विषय उपभोक्ता कानून 2019 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं अपना अंदाज चैनल की ब्यूरो चीफ मिस्टर कमलजीत ललवाणी, एंकर सुश्री सिमरन जी, सीनियर अधिवक्ता मिस्टर गोविंद सिंह जी राजपुरोहित, मैं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित एडवोकेट तथा मेरे सहयोगी मिस्टर दिनेश कुमार एडवोकेट तथा पूरे कैमरामैन एंड वीडियो टीम का पूरा तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी सर जी, जिला आयोग में परिवाद दायर कैसे किया जाता है? जी, जिला आयोग में परिवादी अपनी शिकायत लिखित में, अपने शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र, शिकायत के समर्थन में वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा है तो गारंटी वारंटी कार्ड लगाकर परिवाद कॉज ऑफ एक्शन बाद कारण पैदा होने के 2 साल के भीतर भीतर परिवाद पेश कर सकता है। इवन कि नए कानून में ऑनलाइन परिवाद भी दर्ज कराया जा सकता है। जी सर जी, मध्यस्थता सेल क्या है? मध्यस्थता सेल से तात्पर्य उपभोक्ता कानून 2019 के तहत परिवादों की अंबार लग जाने के कारण उसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि परिवाद दर्ज होने से पूर्व यदि परिवादी व अपराधी चाहें तो उस विषय वस्तु के विवाद पर आपसी समझाइश एमिकेबली सुलह या सुलहनामा या आर्बिट्रेशन के माध्यम से मध्यस्थता सेल एक स्थापित की गई है, जिसमें पैनल एडवोकेट के रूप में नाम नामित होते हैं। उसमें समझाइश से मुकदमा यदि सॉल्व हो जाता है तो उसके विचारण की आवश्यकता नहीं रहेगी, और कुछ परिस्थितियों में यदि मध्यस्थता सेल से पर्टिकुलर विषय पर सुलटारा नहीं होता है, उस कंडीशन में पुनः परिवाद या मुकदमा जिला आयोग में रेफर किया जाएगा। जी, परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है इस कानून के तहत? जी, परिवाद में क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्राप्त करने के लिए लिखित में परिवाद या ऑनलाइन परिवाद दर्ज करा सकता है। दर्ज कराने के बाद प्रतिवादी को नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी होने के बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, साथ में अपना सपोर्टेड दस्तावेज पेश करता है, और उसके बाद में दोनों पक्षकारों के बीच बहस की जाती है, और बहस के बाद में जिला आयोग उस परिवाद का निस्तारण करता है। जी सर जी, जिला आयोग का आदेश क्या अंतिम आदेश होता है? जी, जिला आयोग का आदेश अंतिम होता है बशर्त कि उस आदेश की अपील नहीं की जाती है। तो यदि प्रतिवादी चाहे, अपराधी चाहे और असंतुष्ट है तो वह राज्य आयोग में 45 दिन के भीतर 50% अवार्ड की राशि जमा कराने के बाद अपील कर सकता है। जी सर, सीसीपीए केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करने पर क्या दंड है? जी, बहुत ही उम्दा सवाल किया। केंद्रीय प्राधिकरण, सबसे पहले समझना होगा केंद्रीय प्राधिकरण क्या है, सीसीपीए क्या है। सीसीपीए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कानून को 3 लेयर में तय किया गया है। एक केंद्रीय परिषद है जिसमें उसका काम मात्र यह है कि उस कानून का प्रचार और प्रसार करना। दूसरा आयोग है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग जो है नई दिल्ली में नेशनल कमीशन के रूप में स्थापित किया गया है। साथ ही इस न्यायिक प्रक्रिया के जो स्तंभ स्थापित किए गए हैं उसके साथ में पैरेलल पूरे देश पर मॉनिटरिंग के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित किया गया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उस केंद्रीय प्राधिकरण के तहत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को धारा 10 के तहत शक्तियाँ दी गई है कि यदि केंद्रीय प्राधिकरण में कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसके संबंध में पूरी जांच करके केंद्रीय प्राधिकरण को यथा समय में पूरी जानकारी देंगे। तो उस पर केंद्रीय प्राधिकरण अपनी कार्रवाई
कर सकेगा, अपने अन्वेषण करवा सकेगा और उनको लगेगा कि शिकायत उचित थी, जिस संस्था या जिस निर्माता या उत्पादककर्ता के विरुद्ध में शिकायत पाई गई उसमें किसी प्रकार की वास्तविक बात गड़बड़ है, जिसमें बनावटी माल है, मिलावटी माल है, ऐसा कुछ है, तो वो उस यूनिट को सीज कर सकती है। और केंद्रीय प्राधिकरण को कई तरह की व्यापक शक्तियाँ, दंडात्मक तथा आर्थिक रूप से जुर्माने की शक्तियाँ भी दी गई है। जी सर, मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड के क्या प्रावधान है? राजपुरोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। केंद्रीय प्राधिकरण को इस कानून के तहत बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ी शक्तियाँ दी गई है। यदि भ्रामक विज्ञापन किया गया है तो भ्रामक विज्ञापन के लिए सर्वप्रथम उसको विज्ञापन बंद करने का या विज्ञापन को सुधारने का निर्देश दिया जाता है। जैसे विज्ञापन में बताया गया कि 7 दिन में फेयर एंड लवली कलर या क्रीम लगाओ जिससे काला आदमी भी गोरा बन जाएगा, शिकाकाई तेल लगाओ 15 दिन में बाल उग जाएंगे, घने और गहरे बाल आ जाएंगे। होता ये है कि वो लगाने से उसके बाल चले जाते हैं, उसके कैंसर हो जाता है, फेयर एंड लवली लगाने से स्किन डिजीज हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको एडवर्टाइज को बंद करना पड़ेगा या उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि ये 7 दिन में 15 दिन में जो वारंटी ली जाती है और लोगों को गुमराह किया जाता है वैसा विज्ञापन नहीं दे। साथ ही विज्ञापन जो भ्रामक है, मिथ्या है, झूठा है, जो विज्ञापन में दर्शाया गया है वो चीज़ उसमें वास्तव नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में वो विज्ञापन झूठा कहलाएगा। उसके लिए 10 लाख तक का जुर्माना है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि यदि झूठा विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापन, कमल जी भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि वो विज्ञापन झूठा प्रथम बार दर्शाता है तो 10 लाख तक का जुर्माना है। 1 वर्ष तक के लिए उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है कि वो विज्ञापन उस टीवी चैनल पे, ऐड में, अखबार में, मीडिया में, यूट्यूब पे कहीं नहीं दर्शावे। यदि वो विज्ञापन झूठा भ्रामक रिपीटेशन किया जाता है, 50% किया जाता है, तो अप टू 50 लाख तक का जुर्माना तथा 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा का प्रोविज़न इस नए कानून के तहत आता है, जिसको केंद्रीय प्राधिकरण को पूरे पावर है, पूरी शक्तियाँ हैं। जी सर, मिलावटी उत्पादों के बेचने अथवा भंडारण करने अथवा विक्रयकरण अथवा वितरण अथवा आयात के लिए विनिर्माण के दंड के प्रावधान क्या है? जी, मिलावटी उत्पादों के बेचने। जी जी, इससे पहले आपने एक प्रश्न किया था कि केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देशों की पालना नहीं करने पर या विफल रहने पर क्या प्रावधान है। तो इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि धारा 20 और 21 के तहत CCPA केंद्रीय प्राधिकरण की पालना नहीं करने पर 6 माह तक का कारावास है और 20 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन जब अगला प्रश्न आपका है कि मिलावटी वस्तु के बारे में है, मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में भारत के इस कंपटीशन के प्रतिद्वंद के व्यापार में, कंपटीशन के इस व्यापार के युग में हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट आपको बाज़ार में मिल जाएगा। किसी भी ब्रांडेड कंपनी को लीजिए, किसी भी वस्तु को लीजिए, हर चीज़ का मिलावटी प्रोडक्ट मिल जाएगा। और मिलावटी प्रोडक्ट के में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही नहीं, इवन की मिलावटी प्रोडक्ट में खाने योग्य सारी वस्तुओं में मिलावट है। इवन के चावल भी चाइना वालों ने तो प्लास्टिक के मिलावटी निकाल दी है। अब मिलावटी प्रोडक्ट है, वो खाने से ये शरीर में जाके फूड पॉइजन होता है, जहर हो जाता है, किसी को गंभीर चोट लग जाती है, किसी का पैरालिसिस हो जाता है, इवन कि कई बार मृत्यु तक की हो जाती है। तो वैसी परिस्थितियों में मिलावटी प्रोडक्ट के यूज करने से, कंजम्पशन करने से उस उपभोक्ता को किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो 1 वर्ष तक की कारावास तथा 3 लाख तक का जुर्माना है। और यदि चोट नहीं लगती और मामूली सा उसका नुकसानकारी होता है, वैसी परिस्थिति में 6 माह तक का कारावास और 1 लाख तक का आर्थिक दंड का प्रावधान है। गहरा आघात लग जाता है, ग्रीवियस इंजरी लग जाती है, गहरा आघात लग जाता है, तो 7 वर्ष तक का कारावास की सज़ा भी इस नए कानून के तहत दी गई है और 5 लाख तक का जुर्माना। साथियों, ये बताना चाहूँगा कि उस मिलावटी प्रोडक्ट के कारण, इस मिलावटी वस्तु के कारण यदि किसी उपभोक्ता की या उपभोक्ता के परिवार वालों की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, वैसी परिस्थिति में उसका कारावास 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन तक का कारावास में
बदल दिया जाएगा तथा 10 लाख से कम तक का जुर्माना नहीं होगा। जी सर, बनावटी माल बेचने अथवा जमा करने अथवा विक्रय करने अथवा वितरण करने अथवा आयात करने के लिए विनिर्माण करने के लिए दंड के क्या प्रावधान है? बनावटी माल बनाने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण ने इस नए कानून के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है तथा चोट पहुंचने पर 7 वर्ष तक की कारावास तथा 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान भी कारित किया गया है। यदि बनावटी माल के कंजम्पशन से या उपयोग से किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में 7 वर्ष से लेकर उसको आजीवन तक का कारावास तथा 10 लाख तक का आर्थिक जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून के तहत किया गया है। जी सर, ई वाणिज्य अथवा विक्रयकरण आदि में अनुचित व्यापार व्यवहार निवारण के उपाय क्या है? जी, ई कॉमर्स के तहत इस कानून में जहाँ से माल बुक कराया वहाँ भी परिवाद दायर किया जा सकता है तथा ई कॉमर्स के तहत जितने भी व्यापार आज की तारीख में भारत में हो रहा है सारा ई कॉमर्स के माध्यम से हो रहा है और ई कॉमर्स में जो शिकायत दर्ज होती है उसका क्षेत्राधिकार पूर्व के एक्ट से हटाकर ये कर दिया गया है कि जहाँ पे माल खरीदा है, जहाँ से बुकिंग किया है, वहाँ परिवादी ये शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कानून की विस्तृत जानकारी उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट श्री गजेंद्र सिंह राजपुरोहित एडवोकेट देंगे। नमस्कार, मैं सिमरन अपना अंदाज न्यूज़ चैनल की एंकर व ब्यूरो चीफ कमल ललवानी व पूरी टीम तथा आज के कानूनी संगोष्ठी में सीनियर अधिवक्ता गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित एवं उनके सहयोगी श्री गोविंद सिंह जी राजपुरोहित व दिनेश कुमार जी एडवोकेट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चा करेंगे। सर, उपभोक्ता कानून किसी दूसरे कानून को मानने के लिए बाध्य तो नहीं है? कानून अपने आप में एक नेचुरल जस्टिस के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर, निष्पक्षता एवं व्यवहारिक नीति के आधार पर उपयोग में लाया जाने वाला कानून है। ये भारत के दूसरे टेक्निकल कानून या टिपिकल कानून या पेचीदगियों वाले कानून को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके लिए उपभोक्ता कानून की धारा 100 के तहत स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ये कानून अपने आप में एक सेपरेट कानून है। जी, उपभोक्ता कानून में परिवाद दायर करने हेतु समय सीमा क्या है? उपभोक्ता कानून में परिवाद दायर करने हेतु वाद कारण पैदा होता है, उसके 2 साल के भीतर भीतर परिवाद पेश करना पड़ता है और इस कानून के तहत परिवाद के निस्तारण का जहाँ तक सवाल है वो 6 माह में करीब उसको निस्तारित करना आवश्यक है। जी सर, क्या उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? जी, नए कानून 2019 में सीपी एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऑनलाइन भी शिकायत कहीं दूर दराज में बैठा व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसको जिला आयोग में आना आवश्यक नहीं है। सर, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जा सकती है? जी, नए कानून में एक उपभोक्ता की सुनवाई के लिए उसको प्रत्येक पेशी पे न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपना पक्ष रख सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई की जा सकती है। सर, जिला आयोग में सुनवाई पर पक्षकारों को उपस्थित रहना आवश्यक है? जी, उपभोक्ता कानून 2019 के तहत प्रत्येक पेशी पे पक्षकारों का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि मध्यस्थता सेल के तहत उनका सुलह सेटलमेंट आपसी समझाई से एमिकेबली तरीके से होता है तो उस समय पक्षकारों का उपस्थित होना आवश्यक है, वरना प्रत्येक पेशी पे आना आवश्यक नहीं है।
जी सर, कौन कौन सी वस्तु या सेवाएं उपभोक्ता कानून के तहत शामिल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न किया राजप्रीत जी आपने। इस कानून के तहत निःशुल्क प्राप्त होने वाली वस्तुएं या सेवाएं कवर नहीं है। ऐसी वस्तु या सेवा जिसमें उपभोक्ता के द्वारा प्रतिफल नहीं चुकाया जाता, इसमें प्रथम जो कंडीशन है वो प्रतिफल पे करना है। भले ही वो प्रॉमिस किया हो, पार्टली किया हो, पूरा किया हो, लेकिन प्रतिफल करना आवश्यक है। यदि उपभोक्ता द्वारा प्रतिफल नहीं चुकाया गया है, वो वस्तु या सेवा आपको उपहार में मिली है और उस वस्तु या सेवा में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उपभोक्ता कानून के तहत वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। उपभोक्ता जब नहीं कहलाएगा तो उसको परिवाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है। जी सर जी, उपभोक्ता कानून के तहत वाणिज्यिक सेवा एवं वस्तु भी शामिल है? उपभोक्ता कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु या सेवा खरीदता है और उसको लाभार्जन कमाने के उद्देश्य से रिसाइकलिंग करता है, आगे से आगे बेचता है, वो अंतिम उपभोक्ता नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में वह वस्तु या सेवा उपभोक्ता कानून के तहत खराब होने पर परिवाद उनके विरुद्ध में दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वस्तु या सेवा में लघु स्तर पर एक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करने के लिए लघु स्तर पर वो यूज करता है, भले ही वो वाणिज्यिक उपयोगार्थ करता हो तो भी उसमें अपवाद के तहत उसको छूट दी गई है, वो उपभोक्ता की तारीफ में आ सकता है। सर जी, इस कानून में अपवाद क्या है? इस कानून के तहत अपवाद में जैसे मैंने पहले बता दिया कि वस्तु या सेवा भले ही वो निःशुल्क प्राप्त हुई है और वो कंज्यूमर नहीं है, लेकिन यदि उसमें कॉमर्शियल यूज किया गया है और कॉमर्शियल यूज किया गया लेकिन वो जीवन स्तर को चलाने के लिए, जीवन बसर करने के लिए लघु स्तर पर किया गया है, तो उसमें अपवाद के तहत कंज्यूमर माना जाएगा। सर जी, उपभोक्ता कानून लोकप्रिय क्यों है? उपभोक्ता कानून भारतवर्ष में 1986 में आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज कैनेडी ने इसको प्रथम बार अमेरिका में सदन में रखा था। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भारत का कंज्यूमर इमोशनल है। भारत के कंज्यूमर को आसानी से ये चार चांद लगाने वाली कंपनियां, तामझाम दिखाने वाली, बड़े बड़े विज्ञापन दिखाने वाली, बड़े बड़े सपने दिखाने वाली कंपनियां, इवन कि आज की तारीख में साइबर ऑफेंस से भी कंज्यूमरों को रोज़ ठगा जाता है। आए दिन आपने पढ़ा होगा कि ऑनलाइन आपको अवार्ड पारित किया जाता है, आप इतने की लॉटरी लग गई, आप इतने पैसे खाते में जमा कराइए, हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, ऐसा करके ऑनलाइन साइबर ठगी की जा रही है। क्योंकि भारत के कंज्यूमर पढ़े लिखे कम है, आसानी से विश्वास करने वाले हैं। ऐसे कंज्यूमरों को जब आम आदमी ठग देता है, उस उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ये उपभोक्ता कानून 2019 लागू किया है कि इसके तहत एक उपभोक्ता अपने वस्तु या सेवा या अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत या अनुचित करार के तहत या अवरोधक व्यापार के तहत किसी प्रकार की जान माल का नुकसान होता है या आर्थिक नुकसान होता है, तो वह व्यक्ति इस कानून के तहत बिना किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाए ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दूसरा, वो व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होकर करवा सकता है। उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता स्वयं या उसकी ओर से उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसका अधिवक्ता या उसकी ओर से कोई संगठन पंजीकृत हो या अपंजीकृत हो, कंज्यूमर वेलफेयर के तहत वो परिवाद दर्ज करा सकता है और 6 माह के तहत उसका निस्तारण किया जा सकता है। न्यायालय शुल्क बिल्कुल न्यूनतम है, इसमें प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। और इस उपभोक्ता कानून के जो निस्तारण होता है, उस निस्तारण के लिए उसकी पालना हेतु सिविल न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं कि जैसे उसके डिक्री पारित होती है उसी तरह से इसकी पालना होती है। इसलिए एक उपभोक्ता को बिना किसी मानसिक परेशानी के शीघ्र, सरल और त्वरित न्याय मिल जाता है
इसलिए उपभोक्ता कानून लोकप्रिय है। जी सर जी, उपभोक्ता आयोग की सुनवाई समय क्या है? उपभोक्ता कानून के लिए जिला हेडक्वार्टर पर, जिला स्तर पर जिला आयोग नियुक्त है, जिसमें 10 से 5 बजे तक के कार्यकाल में सुनवाई की जाती है। जी सर जी, जिला आयोग में कौन कौन परिवाद दायर कर सकता है? जिला आयोग के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत संस्था या उस उपभोक्ता की तरफ से प्रतिनिधि या अधिवक्ता या उपभोक्ता अवयस्क है तो उसकी तरफ से ऑथराइज वयस्क व्यक्ति या कोई कंपनी या गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन भी इस उपभोक्ता कानून के तहत अपना परिवाद जिला आयोग में 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का राज्य आयोग में, 10 करोड़ से लेकर असीमित तक नेशनल कमीशन नई दिल्ली में परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। और अपीलेट क्षेत्र में जहाँ तक बात कर रहे हैं तो जिला आयोग में निस्तारित होने वाले प्रकरणों की 45 दिन के तहत राज्य आयोग में अपील कर सकेंगे, लेकिन अपील दर्ज करने से पहले जिला आयोग द्वारा पारित अवार्ड की 50% राशि जमा करानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में भी अपील दर्ज होगी। और राज्य आयोग की अपील 30 दिन के भीतर नेशनल कमीशन नई दिल्ली में दर्ज होगी। नेशनल कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के तहत दर्ज होगी। जी सर जी, उपभोक्ता कानून का सारांश बताइए। आज की इस कानूनी संगोष्ठी में भारत का सबसे लोकप्रिय कानून उपभोक्ता कानून 2019 का रिसेंटली सरकार ने भारत में लागू किया, जिसके तहत परिवादी जहाँ चाहता है, जहाँ रहता है, जहाँ व्यवसाय करता है वहाँ परिवाद पेश कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि परिवादी के लिए क्षेत्राधिकार अप टू इसका ही कर दिया है। पूरा जहाँ भी चाहता है पूरे देश में कहीं भी परिवादी वो परिवाद पेश कर सकता है। सेकेंडली, ई कॉमर्स को, कोरियर को इसमें कवर कर दिया गया। ई कॉमर्स के माध्यम से देश का 80% व्यापार होता है। यदि आपने यहाँ बैठे आसाम से कोई कंबल खरीदी है या दार्जिलिंग से कोई चाय मंगाई है, पहले साथियों ये होता था कि दार्जिलिंग में ही जाके परिवाद पेश करना पड़ता था। मैं आपको इस मंच के माध्यम से, अपना अंदाज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब इसकी शिकायत होती है तो दार्जिलिंग से चाय खरीदने के बावजूद भी, उस चाय कंपनी का ऑफिस पाली में नहीं होने के बावजूद भी, वो परिवादी यदि पाली में रहता है तो पाली राजस्थान में परिवाद कर सकता है। वो यदि बीकानेर की धरती पर रहने वाला तो बीकानेर में पेश कर सकता है। वो जहाँ चाहे, जहाँ व्यवसाय करता है वहाँ कर सकता है। तीसरी बात, न्यूनतम शुल्क जहाँ तक है कि शुल्क बिल्कुल न्यूनतम है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकती है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। समन की जहाँ तक तामील की बात का इस महीने ये साल लग जाते थे, इसमें वीडियो के व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप उसकी समन की तामील करवा दी जा सकती है। मध्यस्थता सेल की स्थापना इस पर अलग से की गई है। मध्यस्थता सेल के तहत दोनों पक्षकारों की आपसी समझाई से जो मुकदमा 2 साल चलने वाला था उसको आपसी समझाई से वितन 15 दिन या 20 दिन में उसका निस्तारण हो जाता है। और यदि दोनों पक्षकार सहमत होता है तो उसका फाइनल अवार्ड कर दिया जाता है, जिसको मानने के लिए दोनों पक्षकार बाध्य होते हैं। इस प्रकार इस उपभोक्ता कानून में नया एक मैकेनिज्म जोड़ा गया है, मध्यस्थता सेल, जिसके माध्यम से जो उपभोक्ता कानून के तहत परिवाद लंबे चलते थे उनसे निजात मिलेगी। एक आम उपभोक्ता बहुत ही सरलता से, एमिकेबली, प्यार से और सहकार से, आपसी समझाई से, सेटलमेंट तरीके से मध्यस्थता सेल के माध्यम से अपने परिवाद का निस्तारण कर सकता है। इस प्रकार इस उपभोक्ता कानून में सिविल न्यायालय में जो पहले जाना पड़ता था उसमें 1 करोड़ तक के क्षेत्राधिकार की तमाम सेवाएं, तमाम वस्तुएं, तमाम अनुचित करार, तमाम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सारे कवर है। और भारत सरकार के इस नए कानून में इस कानून को बहुत ही सख्ती से अमली जमा पहनाने के लिए अलग से एक दंडात्मक बहुत ही सख्त कारावास देने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म, केंद्रीय प्राधिकरण जिसको CCPA कहते हैं, जिसकी स्थापना की गई है, जिसके तहत यदि कोई कंज्यूमर चाहे, जैसे एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि पाली ज़िले में सुमेरपुर क्षेत्र में
घर घर में घी नकली बनाया जाता है। कमल जी, ब्यूरो चीफ से मेरा आग्रह है कि कानून की मंशा यह है कि एक जन जन तक, एक आम आदमी के हृदय तक, एक छोटे से छोटे किसान तक, गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग तक न्याय मिले, ये भारत के संविधान की मंशा है। तो इस कानून का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि कानून की टेक्निकलिटी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, भारत के दूसरे जो कानून है जिसमें छोटी छोटी लकुना, छोटी छोटी गलतियों पर वो कानून के एप्लीकेशन लगती है और कोर्ट में मुकदमा कई साल तक चलता है, उस सभी संकट से निजात पाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया जिसमें भारत में रहने वाले तमाम व्यक्ति, मैं तो ये कहता हूँ दुनिया में रहने वाला तमाम व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ कोई जन्मा या अजन्मा तमाम व्यक्ति, जिसकी दुनिया की कोई भी वस्तु जिसको अपन फिजिकल रूप से टच कर सके वो वस्तु कहलाएगी। और प्रतिफल मतलब पैसा देके किसी सेवा को आप हायर करते हो, सेवा में सारी सेवाएं कवर हो गई, उसके तहत किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि होती है, किसी उपभोक्ता के गंभीर चोट लगती है, किसी भी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो वो इस जिला उपभोक्ता आयोग में 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक के मुआवजे या क्षतिपूर्ति के लिए उस प्रतिवादी के विरुद्ध में परिवाद दायर करा सकता है और उसका निस्तारण 6 माह के भीतर हो सकता है। इसलिए इस नए कानून, उपभोक्ता कानून 2019 का भारत में मैं जहाँ तक मानता हूँ 60% सिविल लिटिगेशन इस एक्ट के तहत कवर है। इसमें मात्र उन बात को छोड़ा गया है या उस वस्तु या सेवा को कवर नहीं किया गया है जो निःशुल्क प्राप्त होती है या जिसका उपयोग वाणिज्यिक व्यापार के लिए किया जाता है। उपभोक्ता का सीधा सा अर्थ साथियों में बताना चाहूँगा कि वो उपभोक्ता अंतिम रूप से कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि मैं कोई एक, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं आपको कि मैंने 1 किलो मिठाई खरीदी है, वो मिठाई मैं खुद यूज़ करता हूँ या मेरी सहमति से मेरा परिवार यूज़ कर सकता है। मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि एक उपभोक्ता कोई कार खरीदता है और उस कार को उसके परिवार वाले यूज़ करते हैं, वो लाभार्थी कहलाएंगे। साथियों, आपने घर में लाइट का कनेक्शन लिया है, आप अकेले उस परिवार के मुख्य है, वो यूज़ नहीं करेंगे लाइट को, विद्युत को या पानी व्यवस्था को, पूरा परिवार कंज्यूम करेगा। आपकी सहमति से आप रिश्तेदार यूज़ करेंगे तो उन रिश्तेदारों को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया है या कोई हानि हो गई है, तो वो भी उपभोक्ता के तहत, इस कानून के तहत अपना परिवार दायर करा सकते हैं, क्योंकि उस मेन उपभोक्ता की सहमति से परिवार में रहने वाले अन्य सदस्य या उसके व्यापार में रहने वाले कर्मचारी या उसके सबॉर्डिनेट रहने वाले स्टाफ यूज़ करता है उस वस्तु या सेवा को, वो भी उपभोक्ता कहलाएगा। यदि उसके घर में अवयस्क बच्चा है, अवयस्क संतान है, वो भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत परिवार दायर कर सकता है। इस प्रकार आज की इस कानूनी चर्चा में जिला आयोग में, जहाँ पे पूरे पाली ज़िले का, जहाँ तक सवाल है, पाली ज़िले का पूरा क्षेत्राधिकार है, लंबा भौगोलिक क्षेत्राधिकार है, तो पाली ज़िले के रहने वाले तमाम व्यक्ति विशेष या तमाम ये कह सकते हैं अपन व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, घरेलू महिलाएं, सभी इसमें कवर। यदि किसी व्यापारी ने अपने व्यापार के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदी है और वो ख़राब हो गई तो वो भी इसमें कवर, बस शर्त कि वो व्यापारी उस वस्तु का व्यापार नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल के लिए किसी होटल में एसी लगाया गया है, एसी ख़राब हो गया, मैं यह बताना चाहूँगा कि एसी ख़राब हो गया तो एसी को बेच नहीं रहा है वो कंज्यूमर है। एक किसान जिसने महंगा बीज खरीदा, 10,000 रुपये किलो टमाटर के बीज होते हैं साथियों, उस किसान ने बीज बोया, फसल फर्टिलाइजर नहीं हुई, तो वो किसान उस बीज कंपनी के विरुद्ध में भी परिवाद पेश कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये देखने में आई है कि फसल बीमा, पशु बीमा के तहत, ये कंज्यूमर कानून के तहत वो कवर है। यदि किसानों ने फसल बीमा करवाया है और उस तहसील में या जिला क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो गई है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फसल फर्टिलाइजर नहीं हुई है, फसल नष्ट हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में वो किसान उस बैंक के विरुद्ध में, उस फसल बीमा कंपनी के विरुद्ध में संबंधित क्षेत्राधिकार के जिला आयोग में परिवाद दायर कर सकता है। इवन कि इस कानून में नया एक फंक्शन जोड़ा गया कि एक्शन क्लास सूट के रूप में भी, जैसे कि 100 किसान को नुकसान हुआ तो अलग अलग परिवाद दायर करना जरूरी नहीं। मैं कमल जी को इस अपना अंदाज चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा
कि जैसे कि कोई रोहित ब्लॉक में 200 किसानों को फसल बीमे में नुकसान हुआ, फसलें नष्ट हो गई। इसके लिए एक एक किसान को इंडिविजुअल रूप से दावा करने की आवश्यकता नहीं है, वो समूह विशेष बनाकर भी परिवाद पेश कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट में यदि कोई कंपनी प्रोडक्ट को ख़राब देती है या घटिया देती है, जैसे कोई गाड़ी की बात है, कार की बात है, किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग में कोई त्रुटि हो गई, टेक्निकल त्रुटि हो गई, तो साथियों इसमें ये कानून में, नए कानून में ये फंडा भी आ गया कि यदि कार बनाने वाली कंपनी ने कोई टेक्निकल मिस्टेक की है और उसमें लिखा है कि 2019 के मॉडल में ये टेक्निकल मिस्टेक पाई गई, तो जो शिकायत लेकर आया उस कंज्यूमर को ही राहत नहीं मिलेगी। 2019 में जितनी कारें प्रोडक्ट सेल हुई कमल जी, उन सभी कारों को रिकॉल किया जाएगा और उन सभी कार वालों को हुई क्षति के लिए वो कंपनी लायबल है। आपने सुना होगा मैगी प्रकरण, मैगी जो 2 मिनट में मैगी बनाए घर घर बच्चे खाते थे, उस मैगी प्रकरण जो नेस्ले कंपनी की थी उसको भी झुकना पड़ा साथियों। मैगी प्रकरण में, मैगी में ऐसा एक केमिकल मिलाया जाता था जो इंजरियस टू हेल्थ है। आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपके भारत में आज की तारीख में उपभोक्ता को ठगने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। मेरे साथी बैठे हैं मिस्टर गोविंद सिंह जी राजपुरे, जो रिटायर्ड DSO से हैं, इनको पता है। मैं चाहूँगा कि ये भी बताएं जनता के साथ इस प्लेटफॉर्म से कि मिलावट किन किन वस्तु या चीज़ों में होती है जो इंजरियस टू हेल्थ होती है, वो ये बताएं कि जनता को इन प्रोडक्ट में बिल्कुल मिलावट होती है। सरकार ने लेबोरेटरी बनाए रखी है, प्रयोगशाला बना रखी, लेकिन संख्या कम है, उसके रिजल्ट बहुत लेट आते हैं। इसलिए भी वो मिलावट वाले जो कारोबार करने वाले हैं, मिठाई वाले हैं, घी वाले हैं वगैरह है, वो भी इस मिलावट के इस गोरख धंधे से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मैं माइक्रोफोन देता हूँ मिस्टर गोविंद सिंह जी को, जो रिटायर्ड DSO है, मिलावट के बारे में बतावे, 2 बात बतावे। सर, फूड एंड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑर्डर 2006 में खाद्य पदार्थों में मिलावटों के लिए बहुत ही मजबूत कानून बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस कानून की पालना कड़े से हो नहीं रही है। पहले जो मिलावट लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद सीधे चालान कोर्ट में पेश होते थे, अब वो सिर्फ इंजरीज टू हेल्थ रिपोर्ट आने पे ही कोर्ट में चालान पेश होते हैं और बाकी कंपाउंडिंग के पावर दे दिए हैं कलेक्टर और ADM को कि अगर मान लो अनसेफ है, सब स्टैंडर्ड अगर माल है तो उसको कंपाउंडिंग जुर्माना से उसको निपटा दिया जाता है और केवल इंजरीज टू हेल्थ जो आता है उसी के कोर्ट में चालान पेश होते हैं। दूसरा, इसमें एनफोर्समेंट एजेंसी की स्थिति बहुत कमज़ोर है। 2 जिले में कहीं एक इंस्पेक्टर है और कहीं एक जिले में एक भी इंस्पेक्टर नहीं है। सैंपल लेने का अधिकार केवल उनके पास है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य निरीक्षकों को ये अधिकार दिए गए हैं, तो स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद अधिकतर जिलों में खाली है। किसी के पास 2 जिले का चार्ज है, किसी के पास 3 जिले का चार्ज है। ऐसी स्थिति में इतने बड़े जिले में एक आदमी कैसे सैंपल ले पाएगा? जगह जगह मिलावट हो रही है। मिर्ची में मिलावट हो रही है। दूध में आज ऐसा एक भी दूध नहीं है, दूध वाला नहीं है जो दूध प्योर बेचता हो आपको। सारे दूध मिलावटी है, घी मिलावटी है, तेल मिलावटी है, खाद्य पदार्थों में सभी चीज़ों में मिलावट है। सब्जियां ये आपके केमिकल से बन रही है, फ्रूट केमिकल से पक रहे हैं। ये सारा अपमिश्रण दुनिया भर का इसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है खाद्य पदार्थों में। सर, मैं चाहूँगा कि सरकार से आप क्या बताना चाहते हो सरकार को, जिसमें ये व्यवस्था सुधार हो जाए? व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार के पास एक तो सरकार इसमें और भी किसी एजेंसी को अधिकार दे सैंपल लेने के, अथवा समुचित स्टाफ जिले में हो सैंपल लेने के लिए। कम से कम एक पंचायत समिति या एक तहसील स्तर पर एक इंस्पेक्टर हो जो सैंपल लेने में सक्षम हो। इतना बड़ा जिला है और केवल एक आदमी सैंपल लेने वाला, और एक सैंपल लेने वाला आदमी एक दिन में केवल 2 ही सैंपल ले पाता है, तो कैसे संभव है मिलावट में रोकथाम? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। जिससे उनके साथ ठगी नहीं हो, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। धन्यवाद। जय हिंद।